हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतर वीडियो में। आप इस वीडियो को बेहतर कैसे मान सकते हैं? इसमें आपको हम 90 प्लस यानी 90 से अधिक नंबर संस्कृतों में कैसे लाया जाता है उसकी विधि बताते हैं। कैसे कोई टॉपर करता है, टॉपर करने में संस्कृत का क्या योगदान होता है, उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। और संस्कृत में बड़ा ही आसानी से कैसे 90 प्लस नंबर लाया जा सकता है, ये चीज़ यदि आपको सिलेबस अच्छी तरह से पता होगा तो आप कर सकते हैं। सिलेबस मतलब आपको पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमें पढ़ना क्या है। यदि हमें ये पता ही ना हो कि पढ़ना क्या है, कुछ से कुछ पढ़ने से क्या होगा कि हमारा मेहनत तो लगेगा लेकिन उतना ज़्यादा नंबर हम लोग नहीं ला सकते हैं, टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, 400 प्लस लाना चाहते हैं, 400 के पार जाना चाहते हैं, तो संस्कृत को भी उतना ही लगन से पढ़ना होगा। और लगन से पढ़ने के साथ साथ सिस्टम से पढ़ना होगा कि संस्कृत में सिस्टम क्या है सिलेबस। तो चलिए सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को समझते हैं। ये है आपका कक्षा 10 संस्कृत, है ना। सिलेबस यहाँ हमने लिखा है सिलेबस 90 से अधिक यानी 95 भी कह सकते हैं, 98 भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस के आधार पर यदि हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी दिमाग लगा के पढ़ते हैं, तो ज़रूर हमारा ये मकसद पूरा होगा। संस्कृत क्लास 10th के लिए सिलेबस है। यहाँ पे हमने संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला हमने लिखा है व्याकरण, जो कि 50% के लिए काम करेगा और किताब 50% के लिए। आप समझ सकते हैं कि आधा प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं और आधा किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 50 अंक व्याकरण पढ़ने से आपको मिलने वाला है, जबकि 50 अंक किताब पढ़ने से मिलने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का परीक्षा होता है, यानी 100 अंक की परीक्षाएं होती है। अब इसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं। ऑब्जेक्टिवों की संख्या जो होती है, जो प्रश्न पूछी जाती है परीक्षाओं में, वो अभी 100 चल रहा है। कितना चल रहा है? 100 ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से आते हैं? तो अब 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके व्याकरण से लिए जाते हैं, जबकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके किताब से लिए जाते हैं। चलिए समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसमें हमें बनाना कितना होता है? इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से हमें टोटल कुल 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना होता है, जिससे बनाने से हमें 50 मार्क्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव को आप बनाने से आपको कितना नंबर मिलने वाला है? 50 मार्क्स, ठीक है। चलिए आप समझते हैं इस चीज़ों को डिटेल से। पहला है व्याकरण। व्याकरण में 25 मार्क्स और यहाँ पे भी व्याकरण 25 मार्क्स। 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में व्याकरण पूछे जाते हैं, जबकि 25 मार्क्स सब्जेक्टिव में व्याकरण पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं किताब का। तो 25 मार्क्स किताब में व्याकरण से पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स सब्जेक्टिव में व्याकरण से पूछे जाते हैं, जबकि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से पूछे जाते हैं। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया? जी, समझ में तो आ गया। क्या समझ में आया? कि 100 का परीक्षा होना है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, 50 किताब से और 50 व्याकरण से। ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए। जिसमें कि 50 में 25 नंबर ऑब्जेक्टिव में जाएंगे हमारे, 25 नंबर सब्जेक्टिव में जाएंगे। 25 नंबर व्याकरण का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर व्याकरण का सब्जेक्टिव, जिसे हमें प्राप्त करना होगा। फिर बुक में भी वही सिस्टम है, 25 नंबर बुक में आपको लाना है। बुक का प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के लिए आप कहाँ से लाइएगा? 25 नंबर किताब और फिर 25 नंबर किताब। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ये व्याकरण आपका सब्जेक्टिव है, जबकि यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव के लिए 25 नंबर है, ये सब्जेक्टिव के लिए 25 नंबर है। किताबों में यहाँ क्या है? तो 25 नंबर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये 25 नंबर सब्जेक्टिव के लिए है। इतना चीज़ अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं व्याकरण की सूची। व्याकरण में आप शब्द रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप, धातु रूप पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे और प्रत्यय पढ़ेंगे। बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको यदि डिटेल से सही से समझेंगे तो ये गणित से भी हल्का होता है ना। जब आप गणित में पूरी साल मेहनत करके 90 प्लस लाइएगा, इसमें 2 से 3 महीना भी आप मन से पढ़ते हैं, तो ये 90 प्लस आपको अंक देने वाला है। यदि आप शुरू से ही इसको पढ़ते जाते हैं गणित के आधार पर ही थोड़ा थोड़ा करके, तो आप सारा चीज़ को परीक्षा आते आते कवर कर सकेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है कारक, प्रकारक, उसके बाद होता है अनुवाद और पत्र यानी आवेदन, और अनुच्छेद यानी लेख।
ये चीज़ समझ गए। ये आपका व्याकरण प्रश्न है, ठीक है, ये व्याकरण चीज़ है, व्याकरण प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा यहाँ पे यदि आप इसमें से ऑब्जेक्टिव 100 में से 50 बनाइएगा, जो कि आधा आधा चीज़ आपका बुक से रहेगा, आधा व्याकरण से, ठीक है। अभी जो 100 का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 100 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में आया, चलिए जी सर 100 का आ गया। 100 में आपका क्या होगा, 50 प्रश्न आपका ये आपका बुक का होगा, जबकि 50 प्रश्न आपका व्याकरण से होगा। यदि आप व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ते हैं पूरी तरह से, तो 50 नंबर आप व्याकरण से उठा सकते हैं, या तो आप सिर्फ बुक पढ़ के भी 50 नंबर ला सकते हैं, है ना। तो चलिए दोनों है। जब ये एक ऑब्जेक्टिव जो पूछ रहा है, इसमें ये आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी समझ गए, चलिए अच्छी बात है, समझ गए। अब यहाँ पे आपने 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में ला लिया है, चलिए 50 नंबर। उसके बाद क्या होता है, 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2 अंकीय प्रश्न 16 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र के नगर के वैभव का वर्णन कर रहे, मुकुदनी महोत्सव, और क्या होता है, आलस कथा पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है, व्याघ्रपति कथा के बारे में लिखे। ये सारे प्रश्न आपको 16 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि आपको 8 बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो वो आपका कितना अंक हो जाएगा, 16 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव बना लिए, तो यहाँ पे आपको 50 अंक मिल गया, जबकि आपने ये 2 अंक के प्रश्न को बनाया तो 16 नंबर मिल गया। चलिए टोटल अध्याय जो आपके संस्कृत में है 14 अध्याय है, जिसमें कि बड़ा ही अच्छा कहानी है। अच्छे से आप पढ़िएगा। यदि इस चैनल पे बने रहिएगा तो सारा आपका क्वेश्चन आंसर बड़ा ही डिटेल से करा जाएगा, एकदम समझा के आसान भाषाओं में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इस 14 अध्याय को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा इसी सीरीज में, जिस सीरीज में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं 50 नंबर आपने ऑब्जेक्टिव से ला लिया, जी सर ला लिया। प्रश्न उत्तर यानी 16 अंक आपने प्रश्न उत्तर से ला लिया। अब क्या होता है गद्यांश। गद्यांश के बारे में जानते हैं। गद्यांश पूछी जाती है परीक्षा में, जिसको पढ़ के उसी के अंदर से आंसर निकालना। गद्यांश कैसे है, जैसे कि किसी रामायण का कुछ कथा है, आपको लिखा हुआ है किसी चीज़ के बारे में, या हमें आलस नहीं करना चाहिए, वैसे दे दिया है कुछ, उसमें से आपको छांट के निकालना है ना। या प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस पर कुछ चीज़ लिखी हुई है, उसी में से आपको छांट के प्रश्न को बनाना है, उसी को कहते हैं गद्यांश, ठीक है। आपने इस बातों को भी समझ गया, ठीक है, समझ गया। ये बड़ा ही आसान होता है, इसको सभी विद्यार्थी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है, किसी भी चीज़ पे आप पत्र लिख सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस पे भी लिख सकते हैं, या अनेक प्रकार के चीज़ों पे आप क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, हिंदी के मॉडल से ही होता, लेकिन उसमें सविनया निवेदनम अस्ति इस प्रकार से लगाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको हम यहाँ पे बड़ा डिटेल से बताने वाले हैं कि गद्यांश आसानी से कैसे लिखा जाता है। अब पत्र लेखन को भी समझ लीजिए, पत्र लेखन गद्यांश समझ गए। अब क्या होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 7 अंक के में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा आसान होता है, ये भी आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद होता है अनुवाद, जो कि 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। अनुवाद 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुल प्रश्न आपका कितना हो जाएगा, टोटल यदि आप इसको जोड़ते हैं तो वो 100 अंक के प्रश्न होते हैं। इतना चीज़ आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इतना ही है आपका सिलेबस, जो संस्कृत में आपको पढ़ना है, और 100 के आसपास नंबर लाना है। तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को समझे हैं। अब यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये सारी चीज़ें जो आपको पूरी डिटेल से पढ़ाई जाएगी, है ना, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट बना के, वीडियो का पार्ट 1 2 3 करके, वो आप अच्छी तरह से पढ़ सका, एकदम आसान भाषाओं में, ताकि आपको पूर्णतः नंबर परीक्षाओं में प्राप्त हो सके। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है। अभी तो क्या, ये तो आपने सिलेबस देखा, बाकी चैनल को यदि सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जैसे ही हम अगला वीडियो इसका अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपको जाएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि अब अगला सिलेबस आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका सारा सिलेबस डिटेल से आपको बताया जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं। बाकी
वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।